कभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार आर.के. चौधरी 4 दफा विधायक और मंत्री रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकरवादी और स्वर्गीय कांसीराम के करीबी रहे आर.के. चौधरी इन दिनों उसी दलित पिछड़ा आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस आरक्षण का विरोधी बताकर बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़े रूखेपन से उन्हें पार्टी से निकाला था। भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाने वाले BS4 प्रमुख आर.के. चौधरी ने आई इंडिया से बातचीत में मायावती पर तल्ख निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आर.के. चौधरी जी आज आई इंडिया के स्टूडियो में हैं और वो काफ़ी समय से आरक्षण के विरोध में बिगुल फूके हुए हैं। क्या है उनका एजेंडा, वो हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आई इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए चौधरी साहब आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई। पूरा एजेंडा क्या है? आप काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं। देखिए, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं बल्कि आरक्षण के समर्थन में हूँ। वही मतलब अपनी भाषा में। इसमें जो सरकार आरएसएस की है, इसने बारी बारी इस देश के वो संस्थान जो सार्वजनिक संस्थान थे, गवर्नमेंट के अंडर में थे, उनको धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं। हकीकत है, इस देश में सामाजिक बदलाव वहाँ शुरू हुआ जब उन्हें पढ़ने का अधिकार मिल गया समाज को, और आरक्षण मिलने से उनको थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। तो जिस आरक्षण से लोग यहाँ चाहे दलित हों चाहे पिछड़े हों आगे बढ़ रहे थे, इस सरकार ने उसे रोक लगा दिया। 2 मुकदमे गए सुप्रीम कोर्ट में। एक तो दलितों के आरक्षण संबंधी, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया 7 फरवरी को पिछली बार, और दूसरा पिछड़े वर्ग का था, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, ओबीसी का। उसका फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को। और क्या कारण है कि दोनों मुकदमे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आरक्षण कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल बीजेपी सरकार की ओर से जो बयानहल्फी दाखिल की गई उसी आधार पर ऑर्डर हो गया। दूसरी ओर इस सरकार ने उच्च वर्ग को आरक्षण दे दिया और कहा ये गरीब हैं। 8 लाख तक सालाना आमदनी कमाने वाले को गरीब मान लिया, जबकि इसी सरकार ने 2.5 लाख से अधिक सालाना आमदनी वाले को इनकम टैक्स देना होता है, तो 8 लाख वाला भी देगा। हम खिलाफ नहीं हैं, उच्च वर्ग को 10% नहीं 20% देते, लेकिन गरीब तो हों, अंत्योदय कार्ड उनके पास हो, आधे लीटर मिट्टी तेल लेते रहे हों और नरेगा की मजदूरी करते हों, गरीबी है, दे दें आरक्षण। लेकिन 8 लाख तक सालाना आमदनी कमाने वाले को अगर गरीब माना जाएगा तो निश्चित तौर पर देश में जो अन्य गरीब लोग हैं उनका क्या होगा। तो जो सरकार की मंशा है वो इस देश के दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। और ये तो जैसे दुनिया में 2 देश हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। जैसे अमेरिका है, वहाँ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक ही जैसे हैं, जो मन में आया कर डाला। तो निश्चित तौर पर हम ऐसी नीति का विरोध करते हैं और आरक्षण के समर्थन में हमने लखनऊ शुरू किया अभी पिछले महीने 16 तारीख से, और अब पूरे प्रदेश में करेंगे, पूरे देश में करेंगे आरक्षण समर्थक बैठक, आरक्षण समर्थक रैलियां, आरक्षण समर्थक आंदोलन करते जाएंगे, समाज खड़ा करेंगे। दलितों की सबसे बड़ी मसीहा अपने आप को बताती हैं मायावती जी, जिनके साथ आपका लंबा कार्यकाल रहा है। फिर इस मुद्दे पर वो कहाँ खामोश हैं? आखिर क्यों खामोश हैं? क्या बीजेपी का उनको डर सताता है? 2 बातें हैं। एक तो इस समय जो उनके सलाहकार हैं वो आरक्षण के समर्थक नहीं है। दूसरे, कहीं न कहीं कोई बड़ी कमी है, ये पूरा देश जानता है। डर है कि अगर खुल के बोल दें किसी इशू पे तो सीबीआई टाइट हो जाएगी। ये चिंता आर.के. चौधरी को नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हालांकि बहन जी को बोलना चाहिए, लेकिन निडर होकर बोलना चाहिए, नहीं बोल रही हैं, उनकी कमी है। एक सवाल सभी जानना चाहते हैं आपसे। आपका लंबा साथ रहा है बहन जी के साथ, और आप कांसीराम जी के साथ आपने शुरुआत की थी बसपा की। आखिर क्या ऐसा कारण है कि जब भी उनका कोई खास होता है या उनके समकक्ष आता है वो फिर किनारे कर दिया जाता है? करीबी दरअसल करीब तब आता है जब काम करते उसका काम बोलने लगता है, और अगर उसको कांसीराम जी के निगाह देखा जाए तो माना जाता है अच्छा वर्कर है। ये पहले की बात है। अब अगर काम करते करते कोई लगता है मायावती को कहीं ओवरटेक न कर ले, तो इसलिए मायावती टाइम से उसको हटा देती हैं। कारण यह है,
कोई जड़ न जमाने पावे, इसलिए मायावती उसको हटा देती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे देश में न जाने कितने कार्यकर्ता हुए बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म में काम करते 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 जो अम्बेडकरवादी हो गए और समाज के हित में उनकी सोच बन गई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होना चाहिए और इस देश के दलितों को, पिछड़ों को भी आगे बढ़ के इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। ये बात जब मायावती सुनती हैं कि हम खाली हमें करना चाहिए, कहीं ये भी नहीं करने लगे, तो उन्हें कष्ट होता है, इसलिए हटा देती हैं। तो आपने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी थी? कोई ऐसा लगा कि आपने बड़ा आयोजन कर दिया हो, या कोई बड़ा उनको कब उनको आभास हुआ कि आप उनके समकक्ष आ रहे हैं? अब आपने हमें ऐसे मौके पे साथ बुलाया है जब हमें बात करनी है आरक्षण पे, और मैं बात कर भी गया। लेकिन जब मायावती ने निकाला तो उन्होंने एक लेटर दिया हमको लिखित, और कहा आर के चौधरी ने पार्टी की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति का विरोध किया, और हम बसपा से कोसों दूर हो गए तब भी आरक्षण समर्थक हैं, कोई माना नहीं। और यही कारण कि जो कमज़ोर समाज है वो बड़े पैमाने हमारा साथ चल पड़ा है। ये लोग दलित हितैषी अपने को, और चाहे बीजेपी हो या बीएसपी हो, समय समय पर बताते रहते हैं, लेकिन बिजली पासी की बात हो या चीता पासी की बात हो, हमेशा आपने संघर्ष किया है। इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं दिखा कि इन दो महापुरुषों के लिए समाज के कुछ किया हो? भाई दरअसल हमारी जो सोच है, खाली बिजली पासी या खाली पासी समाज नहीं, इस देश में जो आज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, कभी इसका राजपाट था। इसके राजा थे, महाराजा थे, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, लेकिन देश के जो हमारा जो कल्चर है वर्ण व्यवस्था पर आधारित, उससे धक्का खा के मिटा दिया गया इनको। तो अगर हम जागरूक हैं और इस बात को जानते हैं तो हमें चाहिए कि अपने समाज के राजा महाराजाओं को, कि उनके किले को तलाशें, उनके काम को पहचानें और समाज सामने रखें। इससे समाज का हौसला बढ़ेगा, वरना समाज सोच लेगा कि ना हम तो गरीब थे ही, आगे भी गरीब रहेंगे ना। ये देश सबका है, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हों, सबको इस देश में आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाए। इसलिए हम लोग तलाशते हैं कि जिनको भुला दिया गया है उनके राजा महाराजा को भी सामने लावें। इसी सिलसिले में महाराजा बिजली पासी, महाराजा लखन पासी, महाराजा सातन पासी के गाथाओं को पढ़ते हैं और सब पब्लिक सामने रखते हैं, जिसमें उनको तैयार करें। क्या आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि जो प्राइवेट सेक्टर कर रही है बीजेपी सरकार, इससे आने वाले दिनों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है, इसको हाँ, आपने सही उठाया है। जी। मैंने कहा है इस बात को, क्योंकि आरएसएस की भगवा सरकार के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले भी चिंतित थे, और उन्होंने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को बोला भी था कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। आप लोग ताली पीट रहे हैं। जब उन्होंने संविधान सभा में पेश किया तो उन्होंने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि इसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, यदि लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। दरअसल उन दिनों जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने में लगे थे तो आरएसएस और उसके मुखिया सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक विचारधारा की निंदा करने में लगे थे। तब बाबा साहब को कहना पड़ा, और आज जिनसे डर था बाबा साहब को, आज उन्हीं की सरकार है। तो दनादन 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 जिस आरक्षण से समाज आगे बढ़ रहा था उस पर कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि खाली सेठ साहूकारों के चक्कर में है। आप भी जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों आरबीआई से मोदी सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपया निकाला, और अगर गवर्नर नहीं तैयार हुआ आरबीआई का तो 3 दिन गवर्नर बदले, और उसके बाद फिर 1,45,000 करोड़ रुपया इस देश के कॉर्पोरेट जगत का जो उद्योगपति हैं उनका टैक्स माफ़ करने में लगा दिया। तो निश्चित तौर पे इस समय जो सोच है बीजेपी सरकार की, वो दलितों की, पिछड़ों की या कमज़ोर समाज की नहीं है। इस देश के युवाओं की चिंता नहीं है, बल्कि इस देश के जो सेठ साहूकार हैं, उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो कैसे आगे बढ़ जाएं, ये सोच है। तो आने वाले समय में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इससे कैसे आप मुकाबला करेंगे और कैसे बीजेपी को रोकेंगे? देखिए, हम बहुत कुछ सीखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से, और मानवर कांतराम जी का लंबे समय तक मैं चला ही किया हूँ, और उसी पैराए पे चल के हमने शुरू किया है काम फिर से कि इस देश के जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनको इकट्ठा करके
आरक्षण से उनको आगे बढ़ने मौका मिला है। ये जगह जगह वर्क मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, वर्क मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, जैसे यहाँ हम सीतापुर में आए हैं तो हमने आज अनाउंस कर दिया लोगों से सलाह लेके कि अगले महीने में 15 फरवरी को आरक्षण समर्थक पैदल मार्च यहाँ भी करेंगे। अभी हमने पिछले महीने 16 तारीख को आरक्षण समर्थक पैदल मार्च किया था लखनऊ में, जिसमें लगभग 5000 लोग थे और कुछ पहुँच पाए, कुछ नहीं पहुँच पाए। ये तो हम पूरे देश में करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे। कोशिश करेंगे कि अम्बेडकरवादी समाज को जगावें और उसको सड़क पे ले आवें, जिससे सरकार कोई भी हो लेकिन आरक्षण पे हाथ न लगावें। चौधरी साहब, राजनीतिक क्षेत्र में आपका लंबा चौड़ा अनुभव है। बीजेपी जिस तरीके से देश और प्रदेश में धीरे धीरे अपने नेटवर्क को फैला रही है, इससे मुकाबला करने के लिए अन्य दलों को क्या करना चाहिए? भाई, पहली बात तो ये है कि जो अन्य दल हैं बीजेपी के अलावा, उनको विचारधारा के आधार पर अलग अलग पार्टी चलावें, लेकिन पहले बीजेपी घटाने के लिए उनको एक हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ के अक्षरशः लागू करने के लिए उनकी सरकार बने तो उसको लागू करें, और जब तक नहीं बनती तब तक संघर्ष करें। ये मिल करना चाहिए, अच्छी बात है। जब तक नहीं मिलते तब तक आर.के. चौधरी जो हमारे पास टीम है, उन्हें लेके हम चल पड़े हैं और चलते रहेंगे। 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि आर.के. चौधरी बहुजन समाज पार्टी में रह के भी और बहुजन समाज पार्टी से निकल के भी 4 बार एमएलए रहे हैं और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हम भविष्य में मंत्री बने न बने ये माने नहीं रखता, लेकिन जो काफिला, जो कारवां माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद चलाया है, ये कारवां, ये काफिला आगे बढ़ता रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं। तो मायावती के बेहद करीब मंत्री रहे और 4 बार मंत्री रह चुके, उसके बावजूद शायद ही उनका कोई ऐसा करीबी हो वो किसी न किसी के निशाने पर न रहा हो। इकलौते ऐसे नेता रहे जो साफ स्वच्छ छवि के रहे हैं। यही कारण है कि आज भी वह अपने मुखर विरोध के लिए जाने जाते हैं। जो कोई भी मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, वो उसी तरीके से उठाते हैं। और अन्य नेताओं की अगर बात करें बसपा के, तो उनकी हालत कैसी है सभी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।